आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। ये चीज वैसे ही भारतीय वायुसेना की तरफ से क्लियर कर दी गई है कि राफेल और SU-57 फैलन का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों सेपरेट डील्स होने वाली हैं और अब यहाँ पर कुछ नई चीजें हमें देखने को मिली हैं। दरअसल अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स का इंटरेस्ट अभी बिल्कुल भी जो SU-57 फैलन है उससे खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए सिरे से इसको प्लेटफॉर्म को एक नए रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स SU-57 फैलन का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जो भारत को क्रमशः रूस की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, वो उसको एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर की भूमिका में नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो इसे एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहे हैं, जो कि एनिमी के रेडार को चकमा देते हुए लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में सक्षम हो। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जानती है भविष्य के वॉरफेयर में जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस की बैटल है वो काफी ज्यादा होगी, और ऐसे में भारतीय वायुसेना ऐसे प्लेटफॉर्म को चाहेगी जो एडवांस रेडार सिस्टम को चकमा दे करके जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सके। और इसीलिए भारतीय वायुसेना तकरीबन 60 के आसपास जो SU-57 फैलन है उनको देख रही है। 60 की बात करें, तकरीबन 3 स्क्वाड्रन यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से कंसीडर की जा रही है। यहाँ पर याद रखिए कि डील फाइनलाइज होने की बात सामने नहीं आई है, और अभी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो भारतीय वायुसेना कह भले रही हो, लेकिन देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं। देखिए, एक चीज हम अच्छे से जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का इंटरेस्ट इस समय बटा हुआ है। एक तरफ भारतीय वायुसेना तत्काल समाधान के तौर पर ऐसे फाइटर्स को चाहती है जो स्क्वाड्रन नंबर्स को ऊपर ले आए, तो वहीं वो पैरेलली SU-57 प्रोग्राम को लेकर के भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रस्ताव रूस ने दिए हैं उससे भारत इनकार भी नहीं कर सकता। हालांकि इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि SU-57E भले ही अपने जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट है उनके तुलना में बहुत स्टेल्दी ना हो, लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर में अपनी कैपेबिलिटी को साबित कर चुका है, और ये अपने इंटरनल वेपन बे में जो मैसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखने वाले वेपन सिस्टम है उनको भी कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो ऐसे में भारत को ये एक क्लियर डोमिनेंस दे सकता है अगर ये भारतीय वायुसेना की फ्लीट में आ जाता है तो। और भारतीय वायुसेना ये जानती है कि इसमें जो लिमिटेड स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं अगर वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की तुलना में, तब भी ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर तकरीबन 3 स्क्वाड्रन प्लान कर रही है, और वो इसे एक डीप पेनिट्रेटिंग जो स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है इसके तौर पर यूज करेंगी, जो एनिमी के हेवली डिफेंडेड एयर स्पेस में घुसेगा, स्टैंड ऑफ वेपन्स को डिलीवर करेगा और सेफली रिटर्न करने में सक्षम होगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए SU-57E की वैल्यू कम नहीं है, और भारतीय वायुसेना अपनी इन चीज़ों को व्यक्त भी कर चुकी है। SU-57 की जो इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी है और लॉन्ग रेंज है, ये इसको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना देती है जो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होगा। हालांकि यहाँ पर अब कोई भी अगर एक्विजिशन होता है तो रूस के साथ इस चीज़ को पहले ही डिस्कस कर लिया जाएगा कि भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी वेपन सिस्टम यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए सक्षम हो। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर भारतीय वायुसेना सिर्फ यहाँ पर 3 स्क्वाड्रन का प्लान कर रही है, तो हमें ये चीज़ भी माइंड में रख लेनी चाहिए कि सिर्फ 60 एयरक्राफ्ट के लिए रशिया बहुत मुश्किल है कि भारत को TOT और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाँ बोलेगा, क्योंकि रूस ने पहले भी एक एस्टिमेट दिया था कि नंबर्स तकरीबन 100 तो कम से कम होने चाहिए, तभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में की जाएगी। वरना ये हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील देखने को मिलेगी जहां पर बने बनाए SU-57 हमें देखने को मिल सकते हैं। इनकी लोकल असेंबली हमें देखने को संभावित है कि मिल जाए। खैर, भविष्य में क्या होता है वो तो भविष्य ही बताएगा। आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है राफेल के बाद भारत को SU-57 की जरूरत पड़ेगी? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट 75I को लेकर के। प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम जो कि एक लंबे समय तक अधर में लटका था, लेकिन 2026 इसके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। हमने हाल ही में आपको डिफेंस न्यूज की वीडियो में बताया था कि भारत इस समय जो एक मेजर क्लियरेंस है उसका वेट कर रहा है, और इसमें 2 बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। पहली रिपोर्ट तो ये है कि भारत इस समय अपने सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम जो कि उनका प्रोजेक्ट 75I है उसके क्लियरेंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कॉस्ट निगोशिएशन कमेटी जो है उसने सक्सेसफुली जो अपने काम है उनको पूरे कर लिए हैं, और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए भी रास्ता क्लियर है कि इस डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के समक्ष रख के इसको फाइनल अप्रूवल दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत 6 की संख्या में जो नेक्स्ट जनरेशन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन्स हैं इनका निर्माण किया जाए। इनका निर्माण वैसे तो मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा,
लेकिन इनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, ये जर्मनी की जो थाइसेनक्रप मरीन सिस्टम है, उनके तरफ से प्रदान किया जाएगा। और इसी प्रोग्राम को हम लोग प्रोजेक्ट 75 इंडिया या प्रोजेक्ट 75 आई के नाम से जानते हैं, जिसकी लागत अराउंड 66,000 करोड़ रुपए यानी तकरीबन $8 बिलियन होने वाली है। इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऑलरेडी जो इंडियन नेवी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से जो अप्रूवल है प्रोजेक्ट 75 आई को लेकर के, ये इस वर्ष के अंत तक या सॉरी इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले दे दिया जाएगा। और एक बार जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे भी जो क्लियरेंस है उसका वेट किया जाएगा और फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। आपको याद दिला दें कि इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करने की बात की गई है। माना जा रहा है कि ये 6 सबमरीन्स जो हैं वो इस डिकेड के खत्म होने से पहले ही कमीशन की जाएंगी। हालांकि इसको कैसे पूरा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर या हमारे लिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूं तो अगर हम भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी की बात करें तो भारतीय नौसेना इस समय 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को ऑपरेट करती है अपने स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए। लेकिन एक लंबे अरसे से भारतीय नौसेना को ऐसे सबमरीन की जरूरत थी जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो, ताकि लंबे समय तक जो भारतीय नौसेना है वो साइलेंटली अंडर द सी ऑपरेट कर सके। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो कन्वेंशनल सबमरीन है इनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए साइलेंटली ऑपरेट कर सकती हैं और फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गया, सी डिनायल हो गया या फिर प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस हो गए, उनके लिए ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट 75 आई सबमरीन में जो निगोशिएशन और जो तलाश का एक दौर चला था वो काफ़ी लंबा चला था। एक समय तो ऐसा भी आया था जब ये दावे किए जा रहे थे कि अब ये डील स्क्रैप होने वाली है, क्योंकि उसमें कोई हमें सूटेबल जो पार्टनर है वो मिल नहीं रहा था। कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में जो एआईपी पावर्ड सबमरीन होती है वो अपने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की वजह से लंबे समय तक सबमर्ज रह सकती हैं और इसके लिए उन्हें स्पीड और स्टेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं पड़ता। वहीं अगर आप दूसरे कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को देखें तो इन्हें एक निश्चित अंतराल के बाद सरफेस में आना होता है अपनी जो बैटरी है उन्हें रिचार्ज करने के लिए। लेकिन एआईपी जो इक्विप्ड सबमरीन्स हैं, बोट्स हैं, उनमें ये चीज़ें या समस्याएं नहीं होती हैं, जो कि ड्रामेटिकली उनकी जो अकोस्टिक और रेडार सिग्नेचर को काफ़ी कम करते हैं और उन्हें डिटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी मुश्किल बना देते हैं। यानी कि कॉन्टेस्टेड वाटर में जो एआईपी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड सबमरीन है, इनको डिटेक्ट कर पाना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल होता है और इसीलिए भारतीय नौसेना इस प्रकार की कैपेबिलिटी की तलाश लंबे समय से कर रही थी और प्रोजेक्ट 75 आई के अंतर्गत हमें यही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक लंबा इंतजार फाइनली अब खत्म होने वाला है और इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले डील भी फाइनलाइज कर ली जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।